दरअसल आपने जो बोला था, मैं इस पर थोड़ी बातें कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगा। ये जो घर हम लोगों ने बनाए हैं, ये एक भी पैसा हमने किसी स्थानीय व्यक्ति से नहीं लिया। जो भी पैसा हमने दिया है ये अपने घर का पैसा है। दूसरी बात कि जो हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था किसानों के लिए, उसमें ज़रूर हम लोगों ने जो अभी तक लगभग 18 करोड़ रुपए सीधे किसानों को दिए हैं, उसमें से लगभग 16 करोड़ हमने स्थानीय रईस लोगों से आग्रहपूर्वक लिया और वो ईश्वर की दया से वो अच्छा चल रहा है। हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हम 7% पे हर साल बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज अमेरिका से जो हमारा ट्रेड है वो 5 गुना बढ़ के $4 बिलियन तक हो गया है। हम लोग ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में बढ़ गए हैं। हर मोर्चे पे लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज जैसे ये ढांचा बढ़ता जा रहा है, एक आम व्यक्ति का हिस्सा जो है, उसका जो निवाला है, वो उतना ही है या उससे कम होता जा रहा है। इस पे मैं आज थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखिए, आज जो देश की सबसे बड़ी चुनौती है वो आर्थिक असमानता है। शायद आप लोग इस बात को जानते हैं कि 1% हिंदुस्तानी 1% 61% संपत्ति के मालिक हैं और 10% हिंदुस्तानी 92% संपत्ति के मालिक हैं। इसका मतलब 90% लोग 8% संपत्ति के मालिक हैं। देश आगे कैसे बढ़ सकता है? ये आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत बातें होती हैं कि विदेशी निवेश बढ़ रहा है देश में। अच्छा, बढ़ भी रहा है, लेकिन कहाँ बढ़ रहा है? 70% विदेशी निवेश, 70% विदेशी निवेश केवल देश के 6 शहरों में जाता है। उत्तर प्रदेश जो आधा देश है जनसंख्या में, क्या आप जानते हो उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है पिछले 10 वर्षों में विदेशी निवेश का? 0.1%। मतलब 1% से भी 90% कम। 0.1% विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में आया है और बिहार में उससे भी आया है। जब हम लोग बात करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, तो हमको ध्यान उन लोगों का रखना पड़ेगा और उन प्रदेशों का रखना पड़ेगा जिनमें 1% इकोनॉमिक ग्रोथ आज नहीं है। हम लोग कुछ नंबर्स को एनालाइज करें। 2013, 14, 15 में 293 इंटरनेट स्टार्टअप्स शुरू हुए। आज इंटरनेट स्टार्टअप्स का युग है। बहुत सारे लोग, जोमेटो हो, स्नैपडील हो, अलग अलग हैं जो बहुत सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये 293 स्टार्टअप्स हैं, ये अगर हम लोग उन स्टार्टअप्स को हटाएं जो 7 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा, अगर इनको हटाएं तो केवल 14 स्टार्टअप्स हैं पूरे देश में। केवल हम 7 मेट्रोपॉलिटन को हटाएं और उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं। और छोटे शहर जैसे हमारा मोदी नगर, उसका हिस्सा कितना है इस निवेश से? ये जो नई इकोनॉमी हम कहते हैं, 2%। अब सवाल ये है कि ये क्या हम इसको एक सोशल रियलिटी, एक सामाजिक सत्य के रूप में स्वीकार करें या हम इसको चुनौती दें? मैं यहाँ आज क्यों आया हूँ?
ताकि मैं एक क्रांति का बीज आपके मन में डालूं। हर क्रांति जो होती है बंदूक और गोली बारूद से नहीं आती। जो असली क्रांति होती है वो विचार क्रांति होती है, वो सूचना क्रांति होती है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कर्नाटक में था, मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिसका नाम है रोहित भट्ट। रोहित भट्ट एक बहुत छोटे शहर उडुपी में रहता है, जो मोदी नगर से भी छोटा है। और रोहित भट्ट ने अपने 6 मित्रों के साथ मिलकर ऐप्स बनाना शुरू किया। आप लोग जानते हैं ऐप्स क्या है? और एप्पल ने पालो अल्टो कैलिफोर्निया से उसको फोन किया जब उसके ऐप्स देखे। उसकी कंपनी का नाम है रोबोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, और एक जो उसका ऐप बना जिसका नाम कैमरा प्लस है, वो 27 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है। एप्पल के लोग आए, वो उडुपी गए उससे मिलने, और आज पूरे दुनिया में 7 लोग हैं जो एप्पल के रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं। उनमें से एक रोहित भट्ट है जो उडुपी में रहता है। एक निशांत पटनी के बारे में मैं सुना। डॉक्टर मोदी, आपके एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जयपुर के पास। ये व्यक्ति जयपुर के थे और उन्होंने देखा कि जब वो विदेश गए तो उनको अंग्रेजी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आई, उनका कमांड परफेक्ट नहीं था। तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐप बनाई जिसका नाम हेलो इंग्लिश। आज हेलो इंग्लिश जो है वो दुनिया के टॉप 5 इंग्लिश ऐप्स, स्पीकिंग ऐप्स में से है, और वो 200 देशों में 23 मिलियन लोगों ने अभी तक डाउनलोड किया है। और ये एक छोटे से जगह में है, जयपुर। अर्नेस्ट यंग कहता है कि 1 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में जिनके जनसंख्या है उनको हम लोग मिडिल इंडिया कहते हैं, क्योंकि ना वो ग्रामीणांचल का हिस्सा है और ना वो बड़े शहर का हिस्सा है। और अर्नेस्ट यंग ये कहता है, और मोदी नगर उसमें है, और अर्नेस्ट यंग ये कहता है उनकी 2015 की रिपोर्ट में कि जो अगला वेव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का आएगा, जो अगली क्रांति आएगी हमारे देश के आर्थिक विस्तार की, वो इन्हीं शहरों, मोदी नगर जैसे शहरों से आएगी। और इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग एक चीज़ समझें कि हमारे चाहे हापुड़ हो, चाहे मोदी नगर हो, मेरठ तो खैर बहुत बड़ा बन गया है, ये सब इलाके जो हैं इनमें अपार क्षमता है। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि यहाँ से जो आर्थिक वृद्धि आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है? इसके 2-3 कारण हैं। एक ये है कि जो एक आधारिक संरचना है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पे निवेश उस किस्म का नहीं हुआ जिस किस्म का होना चाहिए था। एक सामाजिक असमानता भी है। कुछ लोग बहुत ठीक ठाक हैं, कुछ लोग अभी गरीबी के बहुत भयानक शिकार हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना है वो ये है कि जो निवेश आज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था ह्यूमन कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल कैपिटल में, वो नहीं हो पाया। आज अगर हम लोग देखें, ये जो शहरों की बात हम लोग कर रहे हैं, ये कितने हैं हिंदुस्तान में? ये 430 जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, 1 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में। लेटेस्ट सेंसस में अभी पढ़ रहा था कल जब मैं ये स्पीच लिख रहा था, तो मैंने देखा कि 5161 जो शहरी हमारे इलाके हैं देश में, वो अब 8022 हो गए हैं केवल 15 वर्ष में। तो इस देश में शहरीकरण एक बहुत व्यापक रूप ले रहा है। लेकिन वो शहरीकरण क्या
अराजक है कि वो शहरीकरण सुनियोजित तरीके से सोचा समझा जा रहा है। हम लोग इन्वेस्ट कितना करते हैं शहरीकरण में? हम लोग अगर अमेरिका पर पर्सन अर्बनाइजेशन में 50,000 रुपए खर्च करता है तो हिंदुस्तान 600 रुपए खर्च करता है, इतना अंतर है। और मैं मानता हूं कि हमारे पास जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन ये एक बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश को अब जगत गुरु बनना है, आगे जाना है और प्लान तरीके से आगे जाना है। गोल्डमैन सैक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसकी नई रिपोर्ट ये कहती है पिछले वर्ष की कि अगर हमको अपने सिटीज को एक प्लान तरीके से बनाना है तो हम केवल नाम नहीं दे सकते कि ये करेंगे वो करेंगे, हमको $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और कैसे करेंगे ये भी मैं इसके बारे में थोड़े आगे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये आसान नहीं, इतना मुश्किल नहीं। आज जब हम लोग देखें कि लोग क्यों दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में इन्वेस्ट करते हैं, लोग मोदी नगर में लोग निवेश क्यों नहीं करना चाहते गोरखपुर में? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, यहाँ बड़ी दिक्कत आएगी। सच्चाई की बात यह है मित्रों कि हम लोग अगर देखें कि ₹1 अगर दिल्ली में खर्च होता है, जो मैकिन्जी की स्टडी है, तो अगर मोदी नगर में वही ₹1 खर्च होगा तो वो आपको 4 गुना ज्यादा संपत्ति ला सकता है, चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे एजुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या लेबर। लेकिन हम लोग नहीं करते। देखिए, मैं एक नौजवान हूं और मैं जब बाकी नौजवानों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ अब नौजवानों में एक बहुत बड़ी आत्म चेतना है। नौजवान 20-25 साल पहले क्या कहते थे कि सरकार खराब है, सरकार नहीं कर रही, सरकार एक बोझ है। लेकिन आज पूरे देश में इतने सारे नौजवान हैं, दुनिया में, देश में, जो अपने हाथों में चीज़ों को लेके कुछ नया कर रहे हैं। मुंबई के पास एक स्लम जैसी जगह है जिसको चीता कैंप कहते हैं। मुंबई के पास एक छोटा शहर है, उसका नाम है ट्रॉम्बे। ये ट्रॉम्बे के अंदर एक शरणार्थी जो आए थे बांग्लादेश से, इधर उधर से, उनको यहाँ बसाया गया। 12-13 लाख लोग यहाँ रहते हैं। सरकार ने उनको कहा कि मुंबई का और ग्रेटर मुंबई का एक लोकल डेवलपमेंट प्लान बनना है 234 तक। और उन्होंने उन लोगों को कहा कि भैया, हम लोगों ने अब ये सुनिश्चित कर दिया है, यहाँ के जो नागरिक हैं, जो सारे अत्यंत गरीब और अनपढ़ हैं ज़्यादा, उन्होंने उस प्लान को देखा और उन्होंने कहा भैया, यहाँ ना स्कूल की कोई रचना है, ना कोई प्लेग्राउंड है हमारे बच्चों के लिए, ना कोई पार्क है, ना कोई तालाब है, तो ये तो हम लोगों को मार देगा ये प्लान। और वो गए, उन्होंने जाके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आज मीडिया को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बड़े माध्यम में बहुत बड़े तरीके हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मीडिया आम लोगों को जो एक आवाज़ आज दे रही है, चाहे प्रिंट हो चाहे टेलीविजन हो, ये बहुत सराहनीय कदम है। और उन लोगों ने कहा कि देखिए, ना आपने हमारे इलाके को ठीक से मैप किया है और आपके प्लान में गलतियां हैं। तो उन्होंने मजाक समझा, जो रीजनल कमिश्नर थे, उन्होंने कहा तो आप प्लान बनवा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, हमको 1 महीने का टाइम दीजिए, हम प्लान बना देंगे, हम कैसे ट्रॉम्बे को चाहते हैं, चीता कैंप को चाहते हैं 2034 में। और उन्होंने 21 दिन में इतना सुंदर प्लान बनाया कि उनको अब 11 देशों के अवार्ड मिल चुके हैं गरीब लोगों को वो प्लान बनाने के लिए। अब जैसा वो चाहते थे वैसा वो बना। हम लोग देखते हैं पानी की बड़ी किल्लत है। हुगली धारवाड़ में एक लड़की थी अनुश्री धरन,
उसने देखा कि भाई पानी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, लोग टेंशन में रहते हैं कब आएगा कब नहीं आएगा। तो उसने एक ऐप बनाया, उसका नाम है नेक्स्ट ड्रॉप। और नेक्स्ट ड्रॉप हुगली, धारवाड़, दावणगेरे के आसपास 6 जिलों में एक ही काम करता है। वो वाल्व इंजीनियर्स, पंप इंजीनियर्स सबसे बात करता है और एग्जैक्टली कब पानी आएगा और कब तक आएगा वो आपको एक मैसेज दे देता है कि 5:11 से लेकर 6:06 तक पानी आ जाएगा। और बैंगलोर जैसे विकसित और विकासशील शहर जैसे वो इतने प्रसन्न हुए इस ऐप से। नहीं तो खामखा लोग खफा होते हैं कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, कि उन्होंने अनुज वीनर जो नौजवान लड़की है उसको बुलाया। आज वो इंटायर बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वो ये ऐप लागू कर दी है और ये कार्यकुशल जो है इस साल हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे। मैं ब्राजील गया, मैंने देखा रियो डी जेनेरो जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे एक एनजीओ है जिसका नाम है बेनेफिटोरियम। उसने रियो के मेयर से, सारे बड़े लोगों से, सांसदों से कहा कि भैया हम लोगों के नागरिक के हाथों में कब ताकत आएगी। उन्होंने कहा जब आप चाहो आप बताओ कैसे लानी है ताकत। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक प्रपोजल करते हैं कि हम कोई भी नागरिक एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकता है रियो के लिए, और वो प्रोजेक्ट की एक फीजिबिलिटी स्टडी हम एनजीओ करेंगे। अगर वो फीजिबल हो, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, मान लीजिए 119 प्रोजेक्ट शहर के लोग बताते हैं, उनका हम इंटरनेट में पोलिंग कराएंगे कि कौन सा एक प्रोजेक्ट हर साल शहर में लागू हो सकता है। और फिर सरकार जो है झुक गई और उन्होंने कहा जो सबसे ज्यादा वोट जिस प्रोजेक्ट को मिलेंगे हम उसको फंड करें। तो नागरिक जो है रियो के, वो अपने हाथों से अपने शहर का नवनिर्माण कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में भी ये दिन आए कि हम लोगों को ये अवसर मिले। नेदरलैंड्स में, हॉलैंड में एक बड़ा शहर है जिसका नाम है रॉटरडैम। रॉटरडैम के लोगों ने कहा कि भाई शहर के जो 4 बड़े गरीब हिस्से हैं उनमें ना कोई रेल जाती है, ना ऑब्वियसली कोई प्लेन जाता है, बस तक नहीं जाती। अगर एक ब्रिज बन जाए जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो, जहाँ केवल लोग चले उन ब्रिज पे, तो शहर के 4 हिस्से जुड़ जाएंगे। तो लोगों ने कहा भैया लेकिन बनेगा कैसे। तो उन्होंने क्राउड फंडिंग किया। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट है तो अपना ही शहर, आप कुछ इसमें दीजिए। और 8000 लोगों ने दिया। फिर भी ब्रिज की जो कीमत थी वो आधी से ज्यादा ही हो पाई। सरकार इतने प्रसन्न हुई इस नागरिक क्रांति से कि उन्होंने कहा आधे पैसे दिया हम दे देंगे। और वो एक बहुत बड़ी ब्रिज अब बन गई है जो नागरिकों ने, लोगों ने अपने पैसे से बनाया है, और एक एलिवेटेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज। जब मैंने ये सोचा कि जो किसान की आत्महत्या हुई है या जो किसान आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं, उनको हम लोगों को कुछ देना है, तो मैंने सोचा कि हम लोगों के पास जाएंगे, खुद हम लोग कहीं 5 लाख देंगे, कहीं 10 लाख देंगे, कहीं 20 लाख अपने पैसे से देंगे, लेकिन हम लोग लोगों के पास गए। और मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रहा था कि हम लोगों से कैसे करेंगे, क्या लोग देंगे। लेकिन मैंने देखा हमारे देश के लोग जब जानते हैं कि ये कोई संस्था के पास नहीं जा रहा, ये सीधे उस किसान के हाथ में जा रहा है। जब हम लोगों ने डेटा पे काम किया, हम लोगों ने सूचना पे काम की, और मैं, मेरे दफ्तर के लोगों ने, मेरे टीम के लोगों ने बहुत मेहनत की और पता किया कि वाकई कौन वहाँ है जो मजबूर है, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना आर्थिक कर्ज है, कितने साल वो कर्ज पे डिफॉल्ट कर चुका है, कितने साल उसकी फसल लगातार बर्बाद हुई है। ये, और हमने एक इकोनॉमिक मॉडल इसको लेके बनाया।
इसका नतीजा क्या हुआ कि जब हम लोगों के पास गए और हमने हाथ में सारी उनकी सूचनाएं दे दी, तो लोगों ने कहा नहीं भैया जेन्युइन काम है, हम भी इसमें लगेंगे। और अभी तक 3600 किसानों की हम लोग मदद उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में कर पाए। महाराष्ट्र में एक होर्ती गांव जालना में, और यहाँ पे जो किसान थे उन्होंने भी कहा कि हम भीख मांगते फिरे अमीरों के पास, ये ठीक नहीं है, हम खुद क्राउड फंडिंग करें, कोई 1000 दे, कोई 5000 दे। और उनके गांव में पानी पिछले 15 साल से नहीं है। उन्होंने कहा हमको एक पानी का भंडार बनाना है जो फिर हमारे खेतों में जाएगा। और 300 लोगों ने 3 लाख रुपए दिया। तो आप समझ सकते हो कि किसी ने बहुत ज्यादा नहीं दिया, और उससे वो स्टोरेज डक्ट बना, वो पानी का भंडार बना। और जब वो लेके गए उस 8 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट के पास, EMSP वगैरह से उन्होंने जिले की बैठक की, वहाँ के सांसद ने, तो उन्होंने कहा कि भैया ये काम जो है ये 18 लाख रुपए में हुआ। और जब किसानों ने अपने हाथों से किया तो ये 3 लाख रुपए में। तो जब हम लोग अपने हक को जानेंगे और उसके लिए आवाज उठाएंगे, तो अपने आप जो भ्रष्टाचार की कड़ियां हैं वो कम होती जाएंगी और देश जो है ईमानदारी की तरफ बढ़ते चले जाएगा। आज मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आया और माफ करिए डॉक्टर साहब, मैं जो बोलने वाला हूँ थोड़ा सा, प्राइवेट एजुकेशन कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? पिछले 10 साल में जो लोग 32% लोग प्राइवेट एजुकेशन देते थे वो आज 41% हो गया है। प्राइवेट एजुकेशन 5 गुना महंगा है गवर्नमेंट एजुकेशन से। कभी कभी दूर भी है, लेकिन लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो शिक्षित अच्छे से होगा वो अपने तरकश में एक बहुत बड़ा तीर पाएगा। और ये सच्चाई भी, शिक्षा से बड़ा आप अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि आज हम देखें मेडिकल कॉलेजेस को, डेंटल कॉलेजेस को, जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ की एप्लीकेशन फीस दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज तक उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन है? ये भी एक तरीके के लूट है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन लोन्स में 4000 करोड़ NPA, क्या आप लोग जानते हो NPA क्या होता है? जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, मतलब आप 3 बार आपने जो लोन दिया है, 3 किश्त आप जब नहीं भर पाते तो उसको एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक घोषित कर देता है। आज एजुकेशन लोन्स 4000 करोड़ NPA है और उसका एवरेज कितना है? मात्र 2,18,000। मतलब एक लोन जो 2 लाख रुपए, तो आप समझ सकते हो कितने लोग जो हैं इसमें फंसे हुए, जिन्होंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाने के लिए लोन दिया और वो उतने पैसे जमा नहीं पाए। कोटा में देखिए, कोटा में कितने सुसाइड्स हुए। और मैं कहता हूँ कि कोटा के अलावा हम लोग देखें, क्या आप जानते हो कि हमारे देश में दुनिया का सबसे हाई सुसाइड रेट है 18 और 40 के बीच में। और 18 और 40 के बीच में जो व्यक्ति सुसाइड करेगा वो क्यों करेगा? वो ज्यादातर लोग या तो शिक्षा की वजह से करेंगे या तो बेरोजगारी की वजह से करेंगे। आज हम लोगों को एक नया सिस्टम बनाना है और वो सिस्टम क्या है? साउथ अमेरिका में एक देश है, कोलंबिया उसका नाम है।
उसका कैपिटल, उसकी राजधानी बोगोटा है। उसने क्या किया, उसने स्कूल बनाए, उनका नाम है कंसेशन स्कूल्स। कंसेशन स्कूल्स का मतलब उन्होंने देखा राजधानी में 16 ऐसे कॉलोनीज थे जहाँ पे कोई शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, सरकारी स्कूल बिल्कुल ठप पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भैया इतना हम खर्च पे करते हैं पर इसमें से कुछ निकल के नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा हम प्राइवेट स्कूल्स में बिडिंग शुरू करेंगे और हम देखेंगे जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी उनमें हम बिडिंग शुरू करेंगे और हम कहेंगे कि भाई आप बताओ कि आप सबसे सस्ते में अच्छी शिक्षा कितनी दे सकते हैं, प्रपोजल हमको देंगे। और उन्होंने फिर प्राइवेट स्कूल्स को दिए और उनको कहा कि भैया मिनिमम फीस होगी, लेकिन उतनी फीस होगी कि आपको भी प्रॉफिट मिले, नहीं तो फिर उनका इंसेंटिव खत्म हो जाए। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि जब से कंसेशन स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया तब से एनरोलमेंट डबल हुआ, मतलब कितने बच्चे एनरोल करते हैं स्कूल में, और जो एवरेज मार्क्स थे उनमें 30% वृद्धि आई। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए राइट टू एजुकेशन पर खर्च कर चुके हैं और कुछ नहीं मिला। हमने क्या देखा कि हर गांव में भवन निर्माण हो रहा है। फिर भवन निर्माण का मतलब शिक्षा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने तो पेड़ के नीचे शिक्षा ली है। शिक्षा का मतलब है एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छी अध्यापिका, एक अच्छा वातावरण और एक अच्छे सूचना देने का तरीका। अगर हम लोग उससे 1/3 भी खर्च करते, मैंने उदाहरण दिया था, मैं जहां से सांसद पिछले बार था पीलीभीत से, तो वहां हम लोगों ने छोटा सा प्रयोग किया। हमने लोगों को बोला कि ठीक है हम स्कूलों पर खर्च नहीं करेंगे, केवल जो स्कूल स्थापित हैं हम उनसे ट्रांसपोर्टेशन दिलवा देंगे ऑन टाइम, कि हर स्कूल में मान लीजिए कि एक जिला है, मान लीजिए अमरोहा है, अगर हर गांव में आप एक प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए 50-50 लाख खर्च करोगे तो कितना खर्च होगा। और वो प्राइमरी स्कूल में तो सब लोग चले जाएंगे, पर सेकेंडरी स्कूल तो आप बना नहीं सकते, टर्शियरी स्कूल आप बना नहीं सकते, तो क्या होगा, उतने तक व्यक्ति पढ़ेगा, उतने तक बिटिया पढ़ेगी, फिर वो कहेंगे भैया 8 किलोमीटर कौन जाएगा पढ़ने के लिए, छोड़ दीजिए, बर्तन मांजो और शादी करो। और यही हो रहा है। और इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग ये कहते कि हम हर स्कूल हर गांव में नहीं चाहते कि 50 लाख खर्च हो, हम केवल इतना चाहते हैं कि हर ब्लॉक में, या ब्लॉक छोड़िए हर न्याय पंचायत जहाँ 9-10 गांव, उसमें एक विशाल स्कूल हम लोग बनाएंगे 8-10-15 हजार बच्चों के लिए, और उस स्कूल में जाने आने के लिए हम फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे। क्या वो सिस्टम ज्यादा बेहतर नहीं होता? सब लोग स्कूल जाते और टाइम से वापस आते। हम लोगों को नई सोच चाहिए, पुराने सोच से देश थक चुका है, नौजवान की तो बात ही छोड़ो। देखिए एक बहुत बड़ा गैप है एजुकेशन में, और एजुकेशन का जो गैप है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा भरा जाएगा। मैं एक अपना उदाहरण देना चाहता हूं जो मैंने देखा। मैंने देखा कि साइंस जो है, जो 10+2 में साइंस पढ़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास लैब्स नहीं, जिनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह नहीं, बट अगर वो नहीं कर पाएंगे वो फेल हो जाएंगे और उनके मार्क्स कम हो जाएंगे। मैंने एक ऐप देखा जो 4 स्टूडेंट्स ने, साउथ के स्टूडेंट्स ने शुरू किया, उसका नाम है लैब इन ऐप, लैब इन ऐप। और वो आपको 250 एक्सपेरिमेंट आपके फोन में दिखाएगा और एग्जैक्टली कैसे करना है वो आपको धीरे धीरे सिखाएगा।
और उन 15 मिनट में आप इतने बढ़िया से एक्सपेरिमेंट सीख सकते हो कि जो व्यक्ति इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें, उसको भी बड़ी रुचि आती है, वो सीख लेते हैं। मोबाइल और इंटरनेट पेनिट्रेशन के द्वारा हम लोगों को शिक्षा के भी मॉडल बदलने होंगे। देखिए, हम जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं छोटे शहरों में, ग्रामीण अंचल में, हम देखते हैं कि मेजर इशू जो है ये विकेंद्रीकरण का है, डिसेंट्रलाइजेशन। कहा जाता है, जैसे मैं मनरेगा का एग्जाम्पल हूं, मैं एक एमपी, हम लोगों को कहा जाता है कि भाई आप हर गांव में मनरेगा की इंफॉर्मेशन ले लीजिए, फिर तहसील तक दीजिए, फिर जिले तक दीजिए, जिले प्रदेश तक देगा, प्रदेश ऊपर तक देगा। लेकिन क्या ये सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि ऊपर से मानक तय होता है, ऊपर से पैसे तय होते हैं, ऊपर से यूटिलाइजेशन किस चीज में होना है वो तय होता है। अब जो चीज कश्मीर में लागू हो सकती है वो चीज कन्याकुमारी में तो लागू हो नहीं सकती। कहीं बर्फ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पानी ज्यादा है, कहीं खेती हो ही नहीं सकती। और आप हर जगह वन साइज फिट्स ऑल की मनरेगा तो करा नहीं सकते। और मैं तो एक गवर्नमेंट की स्कीम की बात कर रहा हूं, तो हर गवर्नमेंट स्कीम के लिए लागू। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे करें। मैं एक आइडिया आपके मन में छोड़ना चाहता हूं। एक बड़ा शहर है अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को, आपने नाम सुना होगा। सैन फ्रांसिस्को में जो सबसे खूबसूरत इमारत है वो गोल्डन गेट ब्रिज है। डॉक्टर साहब, आपने देखा भी होगा। गोल्डन गेट ब्रिज कैसे बनी वो दुनिया के 10-20 इमारतों में से एक मानी जाती है। उसके बारे में मैं छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ। 1928 में अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन, मतलब आर्थिक तंगी, महातंगी के बीच में से गुजर रहा था। तो उन्होंने कहा कि भैया ये 6 हमारे काउंटीज हैं, ये 6 हमारे जिले हैं जिनको ये ब्रिज जोड़ेगा और शहर के साथ जोड़ेगा, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को एक हिस्सा मिले इस आर्थिक क्रांति का। कैसे जोड़कर एक ब्रिज बनाए? तो ब्रिज की कीमत भैया कितनी होगी? 60 मिलियन। मैं भैया 60 मिलियन तो हम नहीं दे पाएंगे, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो कितना आप दे पाओगे? कहा 27 मिलियन। बाकी कितना था? लगभग 35-40 मिलियन के बीच में। तो उस समय उन लोगों ने क्या किया? एक बॉन्ड बनाया, ULB जिसको कहते हैं। और मैं चाहता हूं एक दिन ऐसा आए जल्दी जो मोदी नगर भी अपने विकास के लिए एक बॉन्ड बना। मैं आपको समझाता हूं उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से पैसा उधार पे ले रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि 40 साल के लिए ये गवर्नमेंट का एक शेयर है, बॉन्ड है, इसको आप ले लीजिए, हम प्रॉफिट के साथ उसको वापस आपको दे देंगे इससे पहले। तो लोगों ने पूछा भैया आप इतने पैसे लाओगे कैसे? कहता हम टोल बूथ लगाएंगे ब्रिज पे, और जो अमीर लोग हैं वो ब्रिज पे ज्यादा जाएंगे और वो टोल देंगे, और वो टोल से जो पैसे आएंगे उससे ये बॉन्ड का पैसा हम भरेंगे। लोगों ने कहा ठीक है, ये सरकार का वादा है तो अच्छा ही होगा। तो 40 मिलियन इन लोगों ने पब्लिक से उठाए, एक तरीके से छोटी छोटी कंपनी से, पब्लिक से, इन्वेस्टमेंट बैंक से, और उनको पैसे कब देने थे वापस? 37 में बना, 77 में वापस देने थे, 1977 में। और इतने पैसे वो ब्रिज ने कमाए कि 1970 में ही उन्होंने पैसे वापस दिए। और कितने पैसे वापस दिए? दुगने पैसे वापस दिए पब्लिक को। जिसने $1 डाला था उसको $2.2 वापस दिए। तो आज हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई लखनऊ कोई खास बढ़ नहीं पाया, कानपुर कोई खास बढ़ नहीं पाया। लेकिन सच्चाई की बात क्या है? क्या कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस के पास ऐसी एक आर्थिक, क्या उनका आर्थिक हाथ खुला है? नहीं। वो जो नगर पालिका है वो कितने पैसे कमाते हैं?
क्या उतने पैसे कमाती है कि पूरे शहर की रूपरेखा बदल देते? बिल्कुल नहीं। उनको भी प्रदेशों से आग्रह करना पड़ता है, भैया हमारा बजट बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। अब प्रदेशों के पास कोई पैसा नहीं, हमारे देश में आधे प्रदेश बैंकरप्ट हैं। लेकिन अगर हम लोग एक मॉडल अपनाएं कि जो देश के 20 अच्छे शहर हैं, जो 6 मेट्रोपॉलिटन को छोड़ के 7 मेट्रोपॉलिटन को छोड़ के वो सेल्फ फाइनेंसिंग करें और वो पब्लिक से, दुनिया से पैसे उठाएं और ऐसी स्कीम बना के उस पैसे को 30-40 साल वापस करें और उस पैसे के प्रयोग से नरसिम्हा राव जी अब नहीं रहे। नरसिम्हा राव जी ने ये नोएडा जो टोल ब्रिज है, आपको पता है, उन्होंने उसकी स्थापना की और जापानियों से बनाई। और उस समय लोगों ने कहा, भैया ये राव जो है ये क्या कर रहे हैं, जापानियों के हाथ देश दे दिया। विद्वान थे नरसिम्हा राव जी, उन्होंने कहा भैया कोई संपत्ति किसी के हाथ में नहीं है, तो देश की संपत्ति। अगर जापानी 30 साल कमाए और 5 साल में हमारी देश की संपत्ति बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है हमको? ऐसे आत्मनिर्भरता कैसे शहरों में आए, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। हर शहर दिल्ली बॉम्बे बनने की जरूरत नहीं। हर क्षेत्र की एक अलग पहचान है, हर क्षेत्र की एक अलग क्षमता है। जैसे मोदी नगर आज डॉक्टर मोदी के परिवार की वजह से एजुकेशन हब बना है और ये ऊपर वाले ने चाहा तो ये बहुत बड़ा एजुकेशन हब अगले 20 साल में बनेगा। और मैं तो ये देखना चाहता हूं कि दिल्ली से बहुत सारे बच्चे आके यहाँ पढ़े। लेकिन सवाल ये है कि कन्नौज में इतर है, भदोई में कार्पेट्स और कालीन है, अलग अलग, कहीं ब्रास का काम मुरादाबाद में होता है, तो आगरा में बहुत बढ़िया सोनार है, उनका काम बहुत अच्छे से होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वी शुड आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ एवरी एरिया एंड डेवलपमेंट। हर इलाके में, हर क्षेत्र में, हर कानून को सर्कल में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को हम लोग विकसित करने के लिए कैसे कार्यकुशल करें, इस पर सरकार प्लान करें। एक राजस्थान में, अजमेर में एक बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया एक गांव है अजमेर में, और वहाँ पे कुछ जन सेवकों ने अपने माध्यम से क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सौर ऊर्जा की बहुत क्षमता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर अपने गांव और आसपास के 20-30-50 गांवों को करने के लिए हम लोग महिलाओं को सोलर इंजीनियर बनाएंगे कि इंस्टॉल कैसे किया जाता है, सोलर इंजीनियर रन कैसे करता है, सोलर इंजीनियर जो है उसको रिपेयर कैसे करता है सोलर पैनल्स को। और केवल इन्होंने कम पढ़ी लिखी अनपढ़ माताएं बहनों को लिया, उसमें कोई आदमी काम नहीं करता, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव बन गया कि गांव को आत्मनिर्भर कैसे करते हैं। अब देखिए अजमेर में बहुत तगड़ा सूर्य है, वो हो सकता है कि अरुणाचल में ना हो, लेकिन अरुणाचल में हाइड्रो पावर की बहुत बड़ी क्षमता है, उससे हम लाभ कैसे दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कि तिलोनिया में 22,000 महिलाओं को रोजगार मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि समय आ गया कि हम एक मॉडल देश के लिए नहीं बनाए, हम लोग अलग अलग जिलों में जाके अलग अलग, मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे साथ सांसद हैं जो पहले डीएम्स थे, एसपीज थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और उन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल की अपने जिलों में कि बाद में जिले के लोगों ने कहा कि भाई साहब आपको जो है सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए।
वो आदमी चुनाव लड़ा, वो पुलिस ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और वो बम्पर वोटों से जीता। मैंने अभी हांगकांग के नए इलेक्शंस हुए, जो सबसे, और हांगकांग आप जानकर चाइना के दबाव में हमेशा रहता है, जो सबसे ज्यादा वोटों से सांसद जीत के आया है वो एक 27 साल का लड़का है जो निर्दलीय जीता, और जिसने एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन वहां चलाया। और उसने ये बात बोली कि भाई नौजवानों का क्या अधिकार है, और 16 सांसद नौजवान उसके कुल के जीत में आए। मैं क्या कहता हूँ कि देखिए, कोई भी काम हम लोग करें, चाहे किरोनिया में करें, चाहे मोदी नगर में करें, चाहे कहीं भी करें, हम लोग ये समझ के करें कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब वो दिन चले गए जब केवल चंद राजाओं, महाराजाओं, चंद नेताओं का बस चलता है, चंद उद्योगपतियों। आपने देखा होगा कि आरटीआई के आने के बाद, पीआईएल्स के बाद आने के बाद कितनी ताकत एक आम आदमी की हुई है। मैं 2 आरटीआई के बारे में आपको बताऊं। ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है वलीपुर, वहाँ बीड़ी कारखाने के बच्चे पढ़ते हैं और उनको सरकार के माध्यम से एक स्कॉलरशिप मिलती है। देखा कि 2 साल से स्कॉलरशिप किसी की को नहीं मिली। एक 9 साल के बच्चे मनोज, जो 4th क्लास में पढ़ रहा था, उसने अपने माता पिता से कहा कि भाई मेरे स्कूल क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो अब नहीं पढ़ते हैं, वो घर बैठते हैं। मैं क्यों घर बैठते हैं? कुछ पैसे नहीं। तो माता पिता ने उसके नाम से एक आरटीआई डाली। पता चला कि घपलेबाजी हो रही है और सारे बच्चे फिर पढ़ने लगे, उनके स्कॉलरशिप उनको वापस नहीं मिली। एक रांची में मैंने अभी पढ़ा कुछ हफ्ते पहले कि एक व्यक्ति था मोहम्मद अकरम राशिद, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, लगभग 60 आरटीआई भी डाल चुके हैं। और हाल फिलहाल में उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो मारवाड़ी कॉलेज रांची में पढ़ी, जिसका नाम है सबा परवीन, जिसको एक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी कोटा में मिलनी चाहिए और 1 पैसा उसको नहीं मिला। जैसे ही आरटीआई डाला तो क्या पता चला कि एक दूसरे अकाउंट में सारा पैसा जा रहा था, जिसको दूसरे लोग खा रहे थे, और एक फेक अकाउंट उसके नाम से बनाया गया। फिर पता चला उस कॉलेज में 118 ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप जितनी मिलती है आधी मिलती है, क्योंकि फेक अकाउंट्स का एक स्कैम वहाँ खुला है और पैसे उसमें वहीं के कॉलेज के लोग डाल रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, लेकिन उसका मतलब देखिए, उसका मतलब ये है कि आज हम नौजवानों को बड़ा सपना देखना है, और वो बड़ा सपना ये नहीं देखना कि हम कितना कमाएं, कितना खाएं। ये बड़ा सपना हमको अपने बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए देखना। मैंने आदरणीय डॉक्टर साहब से कहा कि जब मैं आता हूँ आपके विश्वविद्यालय में तो प्लीज़ आप मुझे भूल मत कीजिए। उन्होंने कहा क्यों ना दे भैया, और आपका स्वागत है। मैंने कहा भूल एक मरी हुई चीज़ होती है, उसको मार के किसी को आप देते हो, वो एक रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती। आप मुझे अगर आप मुझे एक पौधा दें तो ये पौधे से कहीं एक पेड़ मेरे घर में लगे तो मुझे यहाँ की याद आई। और मैंने अभी उनको आते हुए कहा, मैं डॉक्टर साहब मैं एक पेड़, फलदार पेड़ आपके कैंपस में लगाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भी मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। देखिए ये धरती जो है, ये देश जो है, ये हमारे, आप इसको माँ कहें, आप इसको घर कहें, आप इसको परिवार कहें, लेकिन ये है अपना ही जो भी, और हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो स्पीच मैंने दी उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि एक सिटीजन रेवोल्यूशन आना चाहिए, एक नागरिक क्रांति आए नौजवानों द्वारा,
आप चुनौती दो सिस्टम, PIL डाल के, RTI डाल के, केसेस डाल के, मीडिया का इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपको दिखे कि जो आपका जिला अस्पताल है गाजियाबाद वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा, आप अगर मीडिया को लेके वहां पे 100 नौजवान अपनी आवाज व्यक्त करें, अपनी बात अभिव्यक्त करें, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि प्रशासन को तुरंत 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़े। बट अगर हम इंतजार करते रहे कि ये भाई मैं क्यों करूं, ये मेरे से बड़ा कोई करे, ये नेता करे, ये अधिकारी करे, ये फलाना करे, ये समाज सेवी करे, तो शायद ये देश वो रूप ना दे पाए जो हम चाहते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी शिक्षा आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ये शिक्षा आपको विद्वान बनाए, ये मुझे लगता है, लेकिन ये आपको एक अच्छा इंसान बनाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर हमारे देश के लिए कुछ करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा सपना देखेंगे। उस सपने को कार्यकुशल करने में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।